नमस्कार। ना ह पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित पुस्तक श्रृंखला का भाग 27, जिसका नाम है हंसमुख सदासुखी क्रांतिकारियों के गढ़ में, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। केशवराव के उस समय के घनिष्ठ क्रांतिकारी मित्र श्री रामलाल वाजपेयी अपने चरित्र में स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि केशवराव के कलकत्ता जाने का प्रधान हेतु आगे की पढ़ाई की अपेक्षा क्रांतिकारियों के संगठन संबंधी जानकारी प्राप्त करना ही था। वे कहते हैं, श्री केशवराव हेडगेवार आरएसएस के संस्थापक को श्री दाजी साहब बुटी के कुछ आर्थिक मदद दिलाकर शिक्षा की अपेक्षा पुलिन बिहारी दास कलकत्ता के क्रांतिकारक के हाथ के नीचे क्रांति एवं संगठन करने के लिए भेजा गया। इस प्रकार क्रांतिकार्य और शिक्षण, ये दोनों ही उद्देश्य मन में लेकर केशवराव ने 1910 के मध्य में नागपुर से 700 मील दूर कलकत्ता के अनजान मार्ग पर पग बढ़ाए। उन्होंने अपने साथ डॉक्टर मुंजे से परिचय पत्र भी ले लिया था। कलकत्ता में वे चिट्ठी लेकर सर्वप्रथम महाराष्ट्र लॉज में गए। उस समय वह लॉज 70 बहु बाजार मार्ग पर था। वहां पता चला कि रहने के लिए एक भी स्थान खाली नहीं है, किंतु डॉक्टर मुंजे का पत्र लेकर आने वाले विद्यार्थी को यहाँ जगह नहीं है, तुम स्वयं अपनी कोई व्यवस्था कर लो, यह कहकर टालना भी संभव नहीं था। अतः उस समय अस्थायी रूप से वहाँ उनकी व्यवस्था कर दी गई। इसी वर्ष महाराष्ट्र लॉज में स्थान न मिलने के कारण अमरावती के सुप्रसिद्ध देशभक्त दादा साहब खापर्डे के सुपुत्र अन्ना साहब तथा उनके मित्र श्री शंकरराव नाइक ने पहले करके कुछ और साथी जुटाए तथा प्रेमचंद गुराल मार्ग पर 18/2 नंबर के 2 मंजिले पर 6 कमरे किराए पर ले लिए। इसे उन्होंने शांति निकेतन नाम दिया। महाराष्ट्र लॉज के कार्यवाह ने केशवराव को भी शांति निकेतन भेज दिया, किंतु बिना बाधाओं के आगे कदम बढ़ ही नहीं सकता। केशवराव के लिए मानो नियति ने यही नियम बना रखा था। फलतः वहां पहुंचने पर पता चला कि वहां भी हाल वही है, कहीं जगह नहीं। इस पर अन्ना साहब खापर्डे ने केशवराव की खातिर सभी विद्यार्थियों को बुलाकर यह प्रस्ताव किया कि एक और विद्यार्थी की अपने यहाँ गुंजाइश कर लेनी चाहिए, परंतु सबने अपनी विवशता ही प्रकट की। इस अनपेक्षित नकारार से अन्ना साहब के सम्मुख विषम स्थिति उत्पन्न हो गई। डॉक्टर मुंजे की बात टाली नहीं जा सकती थी और इधर कोई भी व्यक्ति अपने कमरे में केशवराव को जगह देने के लिए तैयार नहीं था। अंत में उन्होंने नाइक से अलग से बात करके अपने ही कमरे में उनको स्थान दिया। शांति निकेतन का यह कमरा सड़क की ओर था तथा उसके दोनों तरफ छज्जा था। इस छोटे से कमरे में एक ओर श्री नाइक का तख्त और दूसरी ओर श्री खापर्डे का पलंग बिछा था। इन दोनों के बीच जो थोड़ी सी संकरी जगह बची थी, वहाँ केशवराव अपना बिस्तर बिछाकर सोते थे, किंतु उन्होंने अपने व्यवहार से यह कभी नहीं प्रतीत होने दिया कि उन्हें कोई कठिनाई होती थी। हंसमुख सदासुखी, इस उक्ति को वे सदैव चरितार्थ करते थे। बंगाल के घरों में खिड़कियां बहुतेक फर्श से लगी हुई रहती हैं। इस प्रकार की एक खिड़की इस कमरे में भी थी तथा उसमें से आने वाली हवा के झोंके ही केशवराव को मिल पाते थे। एक ही कमरे में यदि परस्पर विरोधी आदतों वाले व्यक्तियों को रहने का अवसर आ जाए तो दांत किटकिट हुए बिना नहीं रहती। केशवराव का कमरा साथी श्री नाइक स्वभाव के प्रेमी किंतु झगड़ालू थे। उन्हें जरा ठंड लगी कि वे खट से केशवराव के सिरहाने की खिड़की बंद कर देते थे, पर नाइक की आंख झपकते ही केशवराव पुनः खिड़की खोल देते। इस पर नाइक उठकर यह क्या है कहकर बड़बड़ाने लगता, परंतु केशवराव मुस्कुराते हुए उसे डॉक्टर मुंजे का बताया हुआ आरोग्य शास्त्र का नियम सिखाने लगते कि ठंड लगे तो उड़ना ले लो, पर खिड़की तो खुली ही रहनी चाहिए। नाइक के स्वभाव का वर्णन करते हुए कवि भूषण प्रा अन्ना साहब खापर्डे आज भी पुलकित होकर बताते हैं कि नाइक के संबंध में एक ही क्रियापद उपयुक्त था और वह है झगड़ना। केशवराव और अन्ना साहब अनेक बार उसे यह कहकर चिढ़ाते रहते कि नाइक भोजन झगड़ते हैं, नाइक स्नान झगड़ते हैं आदि। इस मजाक का उत्तर नाइक भी केशवराव को हेड गवार अर्थात गवारों के मुख्य कहकर देते थे, परंतु केशवराव भी चूकने वाले नहीं थे। वे भी तुरंत चुटकी लेते थे।
कि तुम्हारे जैसे गवार रहे तो मेरे जैसा हेड ही उस पर चाहिए। ऊपर से यद्यपि हंसी मजाक का यह फेन दिखाई देता था, किंतु अंतर में दोनों में ही देशभक्ति का अपार सागर उमड़ रहा था। कारण केशवराव और नाइक ये दोनों ही क्रांति पथ के पथिक थे। भाग 27 यहीं समाप्त होता है। भाग 28 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।